हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके जीतू भैया जो है आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे, तो उसी का हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा सा जो है न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, वो है सार्थक अंक एवं अंकों का पूर्णांकन। इसमें से एक टॉपिक आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से आपने टीचर्स ने आप लोगों को सिखाया है, वो है अंकों का पूर्णांकन यानी नंबर्स का राउंड ऑफ करना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ाई है ना कि मान लो कोई मान आ रहा है आपका 2.56, तो आपको टीचर क्या बोलता है, बेटा उसको लगभग 2.6 लिख दो। तो ये क्या करा आपने, इनका पूर्णांकन करा, राउंड ऑफ करा। ठीक है ना, इस नंबर का अपन ने राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया इसको 6 या 60। तो यहाँ पे 60 मतलब, तो यहाँ पे अपन इस वाले पार्ट में तो ये पढ़ने वाले हैं। और सार्थक अंक ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से हमने आप लोगों के लिए इमेजेस डाली है। ये टीचर और एक टीचर का बहुत अच्छा होनहार सा छात्र, जैसे आप लोग होनहार छात्र हैं, ठीक है, वैसे एक टीचर है और ये उसका स्टूडेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक से, वो है हमारा सार्थक अंक। ठीक है, तो देखो ये बच्ची जो है किताब पढ़ते पढ़ते सोच रही है कि यार ये सार्थक अंक क्या चीज़ होती है। तो ये इनकी एक मैडम है, मैडम का नाम है चिंकी मैडम, चिंकी मैडम। तो ये जो चिंकी मैडम है, ये इसके क्वेश्चन का आंसर दे रही है कि भाई सार्थक अंक क्या चीज़ होती है। देखो इन्होंने बोला, जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उस भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। ये तो चिंकी मैडम ने डेफिनेशन बताई। अब आपके जीतू सर आपको डेफिनेशन बताएंगे, तो डेफिनेशन सुनिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जैसे आपने मान लो वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया और आपका मान आया 2.21 और स्क्रू गेज से माना आपने मतलब मान ज्ञात किया और आपका मान आ गया ये। ठीक है, अगर मैं आपसे, ये आपका वर्नियर से था और ये आपका स्क्रू गेज से था नीचे वाला, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मान ज्यादा शुद्ध है, मतलब कौन सा मान ज्यादा सटीक है, तो वैसे तो देखा जाए मैथमेटिक्स के हिसाब से तो सर दोनों नंबर तो सेम ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर होता है, दशमलव के बाद कोई नॉन जीरो नंबर होता है, कोई अशून्य अंक होता है, तो उसके आगे कितने भी जीरो लगा तो क्या फर्क पड़ना है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि दशमलव के बाद हम दो जो प्लेसेस हैं या दो जगह जो है या दो अंक जो है, वहीं तक हम श्योरिटी से बता सकते हैं कि गलत सही है हमारा आंसर। ठीक है, दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ दो अंकों तक हम बता सकते हैं कि हमारा नाम करेक्ट है। लेकिन इसमें हम दशमलव के बाद 3 अंकों तक बता सकते हैं कि हमने सही मान मापा है। हम आगे वाले चौथे, पांचवे, छठे इन अंकों के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन इन 3 अंकों के बारे में बता सकते हैं कि ये तो डेफिनेटली यही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें बोल सकते हैं कि ये डेफिनेटली यही आएगा। तो सार्थक अंकों का क्या मतलब होता है कि आपने अगर किसी भी यंत्र से कोई भी चीज मापी है तो वो कितनी परिशुद्ध है। परिशुद्ध का मतलब कितनी ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है ना, कितनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं बोल सकते, प्रिसाइज है ना। परिशुद्धता का मतलब प्रिसाइजनेस होता है, तो कितनी ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में परिशुद्धता पढ़ी थी ना, प्रिसाइजनेस पढ़ी थी कि भाई परिशुद्धता किस पर निर्भर करती है, हमारी यंत्र पर। तो हमारा जो सार्थक अंक है वो भी किस पर निर्भर करेगा, यंत्र पर। ठीक है, जितने मतलब डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद आप जितने ज्यादा अंक लिख देते हो श्योरिटी से कि भाई मैं इस बात के लिए श्योर हूं, तो वो क्या हो जाते हैं आपके सार्थक अंक। जैसे इसमें सार्थक अंक हमारे पास 3 है, इसमें सार्थक अंक 4 है। सार्थक अंक हमें क्या बताते हैं कि कोई भी गिवन जो मान है वो कितना परिशुद्ध है, कितना प्रिसाइज है। ठीक है, अब देखो एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, ये हमारी चिंकी मैडम जो थी, इन्होंने तो आंसर दे दिया। अब हमारे एक और स्टूडेंट है, तो इस स्टूडेंट का, प्यारे से बच्चे का नाम है जग्गू। तो जग्गू ने अपने टीचर से पूछा कि सर 0.10 और 0.1 में कोई अंतर है क्या, मतलब मैंने जब इनको मापा, कोई किसी भौतिक राशि को मापा और उसके 2 मान आए, 2 अलग अलग यंत्रों से, तो बोले कि क्या सर मैं इसको 0.1 या 0.10 लिखूंगा तो दोनों में अंतर है क्या। तो वैसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप इस नॉन जीरो नंबर के बाद, इस अशून्य अंक के बाद कितने भी जीरो लगाओ, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन
क्योंकि मापित राशियां हैं तो मापित राशियां जो होंगी उसमें इस तरीके से अंतर आएगा। तो हमारे इनके जो टीचर भाई साहब हैं उन्होंने बोला हाँ जग्गू इनमें अंतर है। और कैसे अंतर है अगर आप इसको मापते हो तो कैसे अंतर है भाई, कि यहाँ पे दशमलव के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एक अंक के बारे में श्योर है कि वो एक आएगा, इसके आगे क्या अंक आएगा उसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 9 तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 1 के बाद नेक्स्ट जो आपका अंक आ रहा है ना इसके बारे में हमें पूरी श्योरिटी कि यहाँ 0 ही आएगा। इसके बाद क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम 2 डिजिट तक यानी मतलब जो 2 वैल्यूज हैं या 2 अंक हैं उसके लिए हम पूरी तरीके से श्योर है। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हैं, सिर्फ 1, और यहां पर सार्थक अंक कितने हैं, 2। तो जितने ज्यादा सार्थक अंक होते हैं वो मान उतना परिशुद्ध होता है, यानी उतना ही प्रीसाइज होता है, मतलब हमने उसे उतने ही एक एक्यूरेट यंत्र द्वारा मापा होता है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमने एक ही वस्तु की 2 अलग अलग चीजों से मान मापा। पहला जैसे मैंने कल भी बताया था आपको परिशुद्धता में, ये पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है। अब बोलने को तो दोनों ही सही है, ऊपर वाले को हमने वर्नियर कैलिपर्स से मापा और नीचे स्क्रू गेज से मापा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर दोनों ही सही है, दोनों में कुछ ही गलत नहीं है। लेकिन हम अगर आपसे पूछे कि परिशुद्ध कौन सा है तो ये ज्यादा परिशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे हम दशमलव के बाद 3 अंकों तक बिल्कुल फिक्स, मतलब हम पूरी तरीके से श्योर है, बस मेरे को बिल्कुल पता है कि भाई मान तो 3 डिजिट तक बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम 2 डिजिट तक ही श्योरिटी बता सकते हैं। इसके बाद के अंक के बारे में हम कोई श्योरिटी नहीं बता सकते, कोई श्योरिटी है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर सार्थक अंकों की कुल संख्या है 4। कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा काउंट करना, और इसमें आएंगे हमारे पास 3। तो सार्थक अंक क्या चीज होती है, ये हमें किसी भी राशि की परिशुद्धता के बारे में बताती है कि उसे हमने कितने सूक्ष्म यंत्र द्वारा मापा है, कितनी ज्यादा परिशुद्धता से, कितनी ज्यादा प्रिसाइजनेस से नापा है। जैसे स्क्रू गेज की परिशुद्धता ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी उससे मापित मान आएगा उसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या भी ज्यादा होगी। फिर अपन ने नेक्स्ट इससे प्रीवियस वाली क्लास में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, दृश्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, उससे मापोगे तो उससे तो और ज्यादा आएगी। ठीक है, तो यंत्र के अंदर उसका अल्पतमांक जितना कम उतना ही परिशुद्ध मान देगा, और जितना ज्यादा परिशुद्ध मान देगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो सार्थक अंक सीधा सीधा बताता है परिशुद्धता को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये चिंकी मैडम हमारे पास आगे भी आएंगी, तो इन चिंकी मैडम को याद रखना, और ये जग्गू आप ही जैसा कोई स्टूडेंट है और ये मेरे जैसे कोई टीचर है जो उसको बता रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अच्छा, इसको तो नाम ही दिया, तो इनका नाम वही रिंकी मैडम रख देते ना, वही पहले वीडियो वाली रिंकी मैडम। तो ये हमारी रिंकी मैडम। ठीक है, रिंकी मैडम दूसरी मैडम से क्वेश्चन पूछ रही है, चिंकी मैडम से। चलो, तो अब अपन आगे बात करते हैं सार्थक अंकों के नियम क्या क्या है, मतलब हम सार्थक अंकों को किस किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कब हम किसी भी अंक को सार्थक बोलेंगे और कब किसी अंक को सार्थक नहीं बोलेंगे। इसमें देखो पहला रूल जो बहुत ही कॉमन है कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं हमेशा सार्थक। जैसे मैंने लिखा 2 5 6 7, तो इसमें सार्थक अंक कितने सर, सीधे सीधे 4, 5 6 दशमलव 2 1। सर इसमें सार्थक अंक कितने, इसमें भी सब नॉन जीरो हैं तो कितने आ जाएंगे, इसमें भी 4। तो जितने भी अशून्य अंक होते हैं सब सार्थक होते हैं, क्योंकि उनके बारे में तो हम पूरी तरीके से भाई श्योर है कि सही है ये आंसर। तो दूसरा पॉइंट, अशून्य अंकों के मध्य के सभी शून्य सार्थक होते हैं। मतलब मैंने लिखा 7007, तो 2 अशून्य अंक है ना, और उन अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई 0 आ रहा है तो हम उसके बारे में श्योर है, क्योंकि भाई लास्ट डिजिट के बारे में तो आप बिल्कुल श्योर थे ना कि लास्ट डिजिट पे 7 आ रहा है, कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इससे पहले वाले 0 के बारे में भी आप पूरी तरीके से श्योर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर कोई 2 अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आ रहे हैं उन सबको आप सार्थक मानोगे, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 सार्थक अंक है। ठीक है, जैसे कहीं आया 2.000001, और आपसे कोई पूछ ले इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। हम काउंट करेंगे इनके बीच के जो 0 है उनको सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आगे और जाके आपको क्लियर होगा। ये वाला पॉइंट पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि वो पुराना वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। पॉइंट ये है कि यदि किसी संख्या में दशमलव है
तो सभी अशून्य अंक के दाहिनी और शून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक होते हैं, किंतु यदि दशमलव ना हो तो शून्य अंक सार्थक नहीं होते। देखो इसका क्या मतलब है, ये तो हमने जो लिखा है डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन समझ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो मैंने लिखा है 2000, तो अब मैं इस 2 के बारे में तो बिल्कुल श्योर हूं कि ये तो करेक्ट है, बाकी इन 0 को मैंने शायद ऐसे लिख दिया, जैसे कहीं लिखा था मान लो 5999, तो किसी ने इसका लगभग मान बता दिया 6000, मान लो दूरी माप रहा था और उसकी 5999 मीटर डिस्टेंस आ गया, तो वो अगर मैं इसके बारे में आपसे सार्थक अंक पूछूं तो इसमें सीधे सीधे 4 सार्थक अंक है, लेकिन अगर उसने इसका मान ये बता दिया ना तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने रह गए, सिर्फ 1, क्योंकि एक अशून्य अंक के बाद जितने भी 0 आते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वो सार्थक नहीं होते, उनको सार्थक नहीं मान सकते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट के बारे में श्योर है, इसके आगे वाले 0 के बारे में नहीं। लेकिन इसका प्रीवियस जो हमारा रूल था वो ये बोल रहा था कि अगर 2 तरफ अशून्य अंक है तो उसके बीच के अंक तो सार्थक होंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई अशून्य अंक आ रहा है और उसके बाद 0 0 0 आ रहे हैं तो उसको सार्थक नहीं मानोगे। मान लो यहाँ पे एक और आ जाता, मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इस क्वेश्चन में बोल देता हूं, मान लो ऐसा कुछ लिखा है ना, इस क्वेश्चन को हटा करके मैंने बोल दिया 6001, तो अब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक अंक है। क्यों, क्योंकि ये जो शून्य है 2 अशून्य सार्थक अंकों के बीच, 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई अशून्य अंक के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहे हैं लेकिन दशमलव नहीं है, तो आप बोलोगे कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सिर्फ 1, सिर्फ इस वाले के बारे में श्योरिटी है। जैसे मैंने कहीं लिखा 25, मान लो 2500, तो इसमें सार्थक अंक कितने, सिर्फ 2, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन 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 क्या सर, अगर इसमें दशमलव आ जाता, मान लो मैंने लिखा है, अब वैल्यू चेंज करके मैंने लिख दी 2000, मान लो लिखा 2000 ही लिखा है, दशमलव 0, यहां सिर्फ 2000 लिख करके दशमलव लगा दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मैं दशमलव के बाद 1 0 तक पूरी तरीके से श्योर हूं, ठीक है ना। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 आएगी, यानी अगर किसी भी अंक संख्या के अंदर 0, हम मतलब कोई अशून्य अंक लिख रहे हैं और उसके आगे सिर्फ 0 0 0 आ रहे हैं और उस संख्या में कहीं दशमलव आ गया, तो उनके जितने भी 0 उसमें लिखे हैं अशून्य अंक के आगे, वो सब के सब सार्थक है। लेकिन अगर बीच में कहीं पे भी दशमलव नहीं आ रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ अशून्य अंकों को सार्थक मानेंगे। जैसे इसमें सिर्फ 2000 लिखा था ना, तो सिर्फ 1 सार्थक अंक है, यहाँ पे मैंने लिखा 2000 दशमलव लगा दिया, आगे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ 2000 और दशमलव, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। इसमें अब 0 को हम सार्थक मानेंगे अगर दशमलव लगा हुआ है तो, और ऊपर वाले में तो हम दशमलव के बाद 1 डिजिट तक और श्योर है। मान लो भाई आपने किसी कोई लंबाई मापी और लंबाई मापने के बाद वो एग्जैक्टली 5000 ही आ रही है, अब बिल्कुल श्योर 5000 ही आ रही है, तो अगर आप सिर्फ 5000 लिख दोगे ना तो समझने वाला ही समझेगा कि आपने सिर्फ फर्स्ट डिजिट के बारे में श्योर थे, बाकी 3 डिजिट के बारे में श्योर नहीं हुआ। तो आप क्या लिखोगे, 5000 और आगे क्या लगा दोगे, आगे दशमलव। अब समझने वाला समझ जाएगा भाई कि इसके अंदर चारों डिजिट जो है वो सार्थक है, मतलब बंदे ने जो भी कैलकुलेट करा है वो सब एक्यूरेट कैलकुलेट करा है, ठीक है ना, बिल्कुल प्रिसाइज इसकी वैल्यू, एक्यूरेट नहीं प्रिसाइज है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएंगे 4, लेकिन अगर सिर्फ 5000 हो जाए तो उसमें सार्थक अंक हो जाएंगे सिर्फ 1। तो दशमलव लगते ही 0 का देखो कितनी वो बढ़ गई है ना। तो इस रूल के बाद अब ऊपर वाले रूल पे चलते हैं अपन। अब ऊपर वाला रूल देखो क्या है, ऊपर वाला रूल भी बहुत मस्त है। वो ये है कि अगर हम दशमलव की स्थिति को परिवर्तित करते हैं तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब वैसे तो देखा जाए अगर कहीं ऐसे लिखा है, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, और मान लो इसको मैं ऐसा दशमलव को पीछे शिफ्ट कर दिया, तो अभी भी इसमें कितने सार्थक अंक है, अभी भी इसमें 4 ही, और अभी भी इसमें कितने अंक है, 4। वैसे कभी भी आपको अगर दशमलव की स्थिति को परिवर्तित वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, सीधा सा लॉजिक, आपको दशमलव की स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। मान लो जैसे आपको इसको 10 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, ठीक है ना, जैसे हमने करा है। वैसे तो इस रूल को देखा जाए तो रूल सही है, लेकिन हम जो इसमें एक चीज समझाने वाले हैं आपको, समझिए कि अगर कभी भी ऐसा आ जाए, मान लो मैंने आपको बोला ये लिखा है, ठीक है, और मैंने आपको बोला इसको 1000 से गुणा करो,
आपने इसको 1000 से गुणा कर दिया। 1000 से गुणा करने के बाद हम जैसे बच्चे तो सीधा सीधा लिखेंगे सर 5000, क्योंकि दशमलव खिसक करके 1000 से गुणा करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हम जैसे बच्चे कभी दशमलव लगाते भी नहीं है, और हमारी आदत होती है शुरू से 1000 से गुणा करते, दशमलव आगे शिफ्ट हो गया, दशमलव को भी लिखते नहीं, इतना सा लिख के छोड़ दिया। लेकिन अभी देखा जाए तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि दशमलव आ रहा है तो इसमें 4 सार्थक अंक है। लेकिन गुणा करने के बाद इसमें सार्थक अंक कितने रह गए, सिर्फ और सिर्फ 1, तो गड़बड़ हो गई। रूल क्या बोल रहा है, रूल तो ये बोल रहा है कि अगर आप दशमलव की स्थिति को परिवर्तित कर दो तो सार्थक अंकों की संख्या जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे तो 4 से 1 हो गया, तो गलती रूल की है या हमारी है, गलती हमारी है। हमने इसके बाद दशमलव शिफ्ट तो किया, लेकिन शिफ्ट करने के बाद दशमलव लगाया ही नहीं, क्योंकि शुरू से कभी हमारी आदत है ही नहीं लगाने की, तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। अगर आपने दशमलव नहीं लगाया तो उस केस में 1 ही रह जाएगा, पहले 4 थे अब 1 हो गए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। इसीलिए जब भी आप दशमलव की स्थिति परिवर्तित करें तो ये बात ध्यान रखना कि अगर दशमलव आप कहीं से शिफ्ट कर रहे हैं तो दशमलव लगा हुआ होना चाहिए। मान लीजिए कहीं आपने लिखा है, मान लो ये लिखा है 5 के दशमलव के बाद इतना ये लगा रखा है, और आपने इसको मान लो 100 से भाग दे दिया, तो आपका दशमलव 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसके आगे 0 लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप इसको कुछ ऐसा लिखोगे 0.0512 ठीक है ना। अभी हम एक रूल पढ़ेंगे कि अगर दशमलव में अशून्य अंक से पहले जो 0 आते हैं उसको काउंट नहीं करते, दशमलव में अशून्य अंक के बाद में अगर कोई 0 आ रहा है तो उसको काउंट करते हैं, मतलब ये वाले 0 काउंट होंगे लेकिन इससे पहले वाले नहीं, ठीक है। तो अभी भी इसमें सार्थक अंक कितने, 4 है, पहले भी 4 ही थे और अभी भी कितने, 4 ही है। तो दशमलव की स्थिति परिवर्तित करने से सार्थक अंकों की स्थिति परिवर्तित नहीं होती। बट ये रूल इंपॉर्टेंट है, अगर आपने दशमलव नहीं लगाया तो अशून्य अंक के आगे जितने भी 0 लगे हैं सिर्फ 0 0 0 हो तो उसको हम सार्थक अंक नहीं मानते। लेकिन अगर दशमलव लगा दिया तो भाई इन्हीं क्या बोलते हैं जीरोस की पदवी बढ़ गई, थोड़ी सी उनकी वो हो गई, क्या बोलते हैं थोड़ा और ऊपर आ गए वो, और उन सबको अपन ने सार्थक में काउंट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। चलो अब चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 10 की घातों को सार्थक अंकों में गिना नहीं जाता है। मान लो कहीं मैंने लिखा 2.50 गुणा 10 की घात 5, ठीक है सर। अभी हम देखें तो इसमें अशून्य अशून्य और दशमलव आ गया, इसलिए 0 भाई साहब की थोड़ी इज्जत बढ़ गई तो इसको भी हम लेंगे, तो इसमें 3 सार्थक अंक है। इसमें जो पीछे 100 ये मतलब 10 की घात 5 का मतलब क्या है, एक के आगे 100 मतलब 0 0 0 लगा दो, 0 0 0 लगाने से क्या होगा, इस जो दशमलव है इसकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन हमने पीछे वाला रूल क्या पढ़ा कि दशमलव की स्थिति परिवर्तित करने से कभी भी सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए अगर कहीं 10 की घात आ जाए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो सार्थक अंकों में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है ना। क्योंकि वो क्यों लगे होंगे खुद सोचो। अगर मैंने कहीं लिखा है ऐसे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 और 1 के 6, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। तो पहले भी इसमें 2 ही सार्थक अंक थे, अभी भी इसमें 2 ही सार्थक अंक होंगे। तो अगर आप के पास 10 की घात के रूप में कुछ आ रहा है तो उसको सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते, सिर्फ आगे वाली संख्या को करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये रूल था कि अगर कहीं घात आ जाए तो हम उसके अंदर दशमलव नहीं लगाते। छठा रूल क्या बोल रहा है हमारे पास, छठा रूल बोल रहा है अशून्य अंक के पहले के शून्य सार्थक अंकों में नहीं आते, चाहे वो दशमलव हो चाहे नहीं हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला भी था, जैसे आपको कहीं लिखा है 0.002 और 0 तो हमने बोला ये अशून्य अंक है ना, तो अशून्य अंक के पहले के 0 कभी भी सार्थक नहीं होंगे, बाद वाले होंगे कब, जब दशमलव लगा है तो, ठीक है ना। तो अभी इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3। लेकिन अगर मैंने लिखा होता कहीं तो अभी कितने होते हैं भाई, दशमलव तो है ही नहीं, दशमलव नहीं है तो इन तीनों की तो लग गई, मतलब ये सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे। पहले वाला तो वैसे ही नहीं लेते, तो सिर्फ कितने सार्थक अंक, सिर्फ 1, ठीक है। तो आपको याद रखना है चाहे दशमलव हो चाहे नहीं हो, अशून्य अंक के अगर पहले कोई 0 आ रहे हैं तो वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होंगे। बाद वाले 0 सार्थक तभी हो सकते हैं जब दशमलव आ रहा हो, और अगर नहीं आ रहा हो तो नहीं होंगे, इसमें सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक और
हीरोइन आप सबको दिख रही होगी, ठीक है। हमारी माधुरी दीक्षित भी आपको बोल रही है कि पढ़ने में ध्यान दो बच्चों, इधर उधर मत देखो, मोबाइल कम चलाया करो और पढ़ने में दिमाग लगाया करो, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने 6 रूल जो है वो कंप्लीट कर लिए। अपन चलते हैं आगे। आगे हमारे पास कुछ उदाहरण हम डालेंगे। तो हमारी चिंकी मैडम वापस आ गई। चिंकी मैडम देखो ड्रेस चेंज कर गई वापस अपनी। पहले इनकी ड्रेस का कलर तो अलग था और अब चेंज हो गया ना। कई बच्चों ने तो ध्यान दिया होगा, कई बच्चों का तो ध्यान ही चिंकी मैडम पे है। चिंकू लिख दिया देखो मैंने चिंकी को। तो हमारी जो चिंकी मैडम है वो अब वापस आई है आपके लिए कुछ उदाहरण लेके। तो चिंकी मैडम का पहला उदाहरण, चिंकी मैडम क्या बोलती है? चिंकी मैडम बोलती है भाई पहला बच्चे बताइए आप इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो पहला उदाहरण क्या है बच्चों, ये है हमारे पास। हाँ, तो चिंकी मैडम बोल रही है कितने सार्थक अंक हैं। तो बच्चे बोले कि यार अशून्य अंक के पहले वाले सर ने बोला था सार्थक में नहीं आते हैं, तो ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक नहीं है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो कितने सार्थक अंक? 4। चिंकी मैडम बोले वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग तालियां जिसने सही उत्तर दिया। दूसरा क्वेश्चन, चिंकी मैडम का दूसरा क्वेश्चन क्या है? चिंकी मैडम का दूसरा क्वेश्चन है 1.000। भाई दशमलव आ गया, इन जीरोस की वैलिडिटी बढ़ गई, अब इनकी बस पदवी बढ़ गई, ऊपर आ गई है। तो 1 2 3 4, तो वापस इसमें सार्थक अंक कितने? 4। तो चिंकी मैडम हो गई खुश, है ना, ब्लश करने लग गई चिंकी मैडम। हाँ भाई बच्चे बता रहे सही उत्तर। थर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास 1000। ओहो, अब तो दशमलव नहीं है, मतलब इन जीरो का अब कोई काम नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सिर्फ कितने? सिर्फ एक ही तो अशून्य अंक है, इसलिए सार्थक अंक भी सिर्फ 1। अब चिंकी मैडम का नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले इसमें कितने सार्थक अंक है? अरे 10 की घात 10 का तो कोई लेन देना नहीं है, छोड़ दो उसको। तो 1 2 3 4, क्योंकि दशमलव है इसलिए सार्थक अंक कितने हैं? 4। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। चिंकी मैडम का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1000 के आगे मैं दशमलव लगा दूं तो अब सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सिर्फ दशमलव लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ दशमलव। कितने सार्थक अंक? अब भाई दशमलव लगते ही तो सार्थक अंकों की बोल दिया हमने, तो ऊपर पहुंच गई है। 1 2 3 और ये 4, तो हमारे पास आ गए 4 सार्थक अंक। ठीक है, तो चिंकी मैडम फिर से बहुत खुश। तो अगर आपको मैंने जो सामने एग्जाम्पल लिखे हैं जो हमारी चिंकी मैडम ने दिए थे, अगर आप सबको वो समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको लगभग आप इसके बाद सारे सार्थक अंक के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने रूल अच्छे से समझ लिए तो। अब इन सार्थक अंकों को हम किस तरीके से हमारी जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें कैसे यूज करेंगे वो अपने को देखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो यहीं पे होने वाला है कि सार्थक अंकों का योग व घटाव कैसे करें। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता है परिणामी, यानी इनको जोड़ने या घटाने से जो भी परिणामी आएगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने योग व घटाव में मूल राशि में दशमलव के बाद न्यूनतम हो। स्टेटमेंट बहुत अजीब सा है, पर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। सिंपल वर्ड्स में यह है कि अगर आप कुछ भी संख्याओं, किन्हीं भी संख्याओं को जोड़ते या घटाते हो तो लास्ट में जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने जो आपने मूल संख्या ली है ना, उसमें जो भी ऐसी संख्या जिसके अंदर दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक हो। ऐसे तो समझ नहीं आएगा एग्जाम्पल दिए बिना। तो मान लो हमें इन संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है? सर 1, इसमें 2, इसमें 3। तो जब अपन रिजल्ट निकालेंगे ना, पहले तो जोड़ लेते चलो। 4 3 8 दशमलव 4 3 7 2 9। लेकिन रूल क्या बोलता है कि दशमलव के बाद हम उतने ही सार्थक अंक लेते हैं जो मूल संख्या में न्यूनतम हो। अब मूल संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? 1। तो यानी रिजल्ट में भी कितना होना चाहिए? 1। तो खींचो एक सीधी लाइन, तो हमारा उत्तर क्या है? सिर्फ 1। ठीक है, हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करने की भी जरूरत पड़ सकती है। मान लो यहाँ पे अगर 5 से बड़ा नंबर होता तो आप इसको 9 कर देते। तो पहले जब अपन राउंड ऑफ पढ़ लेंगे तो वापस 1-2 इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ताकि इसकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला आपको कहीं 5.9 7.98
और 6 दशमलव मान लीजिए 5 और 1। ठीक है ना। अब हमने जोड़ना है। अभी देखो दशमलव के बाद उसके अंदर कितने सार्थक अंक है फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले में हमारे पास सिर्फ 1, इसमें 2, इसमें भी हमारे पास है 2। तो न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? 1। तो हमें दशमलव के बाद कितने लेने हैं? सिर्फ 1। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं नॉर्मली। ये 9 9 18, 18 और 5 हो गया 23। 23 के बाद 2 आई गई हासिल पे, यानी कैरी गई। 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 6 हो गया हमारे पास 20। अब दशमलव के बाद तो सिर्फ एक ही सार्थक अंक होना चाहिए, तो हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं। ये सीधी रेखा खींच दी, तो उत्तर क्या है इसका? 20.3 है। नहीं, इसका उत्तर है कि आप इसको पूर्णांकित करोगे। आप लिखोगे 20.4। सर कैसे लिखा? अभी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना, पूर्णांकित करना, उसमें समझ आएगा। ठीक है, कि हमने कैसे इसको पूर्णांकित किया, इसको कैसे चेंज कर दिया अपनी इच्छा से। ठीक है, पर रूल क्या बोलता है? रूल सिर्फ इतना बोलता है कि अगर आप परिणामी निकाल रहे हो तो परिणामी में दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए, उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जो मूल संख्याओं में न्यूनतम हो। मूल संख्या ये 3, इसमें न्यूनतम कौन था? 1, लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। तो योग घटाव में भी यही होगा। अच्छा, एक घटाव का भी दे देते हैं एग्जाम्पल। मान लो कहीं लिखा है 5.78 और यहाँ पे लिखा है 5.1। इसमें दशमलव के बाद 2 है, इसमें दशमलव के बाद 1 है, तो रिजल्ट में कितना आना चाहिए? 1। तो ये हो गया 8 में से 7 में से 1 गया तो 6, फिर 0। तो दशमलव के बाद तो कितने सार्थक अंक चाहिए? 1। पहले कितने भी उससे मतलब नहीं है, बाद में 1 होना चाहिए, तो रिजल्ट आएगा सिर्फ इतना। पर क्या 0.6 लिख के छोड़ देंगे? नहीं, फिर राउंड ऑफ करेंगे, और राउंड ऑफ यानी पूर्णांकित करने के बाद हम लिखेंगे 0.7। कैसे किया पूर्णांकित समझेंगे अभी। तो चाहे आप घटा रहे हो चाहे आप जोड़ रहे हो, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें दशमलव के बाद आपको उतने ही सार्थक अंक लेने हैं जो मूल संख्याओं में न्यूनतम हो। ठीक है, ये रूल ये बोलना चाहता है। चलो अपन बात करते हैं आगे गुणा और भाग के बारे में। तो गुणा और भाग का नियम क्या बोलता है? गुणा और भाग का नियम बोलता है कि परिणामी में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में हो। अब यहाँ पे दशमलव का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमने जितनी भी मूल संख्या ली है उसमें से जिसमें भी सबसे न्यूनतम सार्थक अंक हो वो हमारे रिजल्ट पे आने चाहिए। मतलब मान लो हमें लंबाई दी गई 2 दशमलव क्या ले, चलो 5 1 ले लेते हैं सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी ब्रेथ हमें दी गई, क्या ले हम? 1 दशमलव चलो ले लेते हैं 4। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर। हमें किसी ने बोला कि इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई करनी है। भाई अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें सर 3 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? सर 2। टोटल देखने हैं, अब दशमलव के बाद नहीं, अब टोटल देखने हैं। गुणा और भाग में टोटल सार्थक अंक देखते हैं, जबकि जोड़ और घटाव में सिर्फ दशमलव के बाद के। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो रूल क्या बोलता है? रिजल्ट में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितनी मूल संख्या में न्यूनतम हो। तो मूल संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो रिजल्ट में भी कितने आने चाहिए? 2। गुणा करते हैं। ठीक है, देखो 14 एकम 14, एक कैरी आ गई हासिल, मतलब 14 से 85 मतलब 85, फिर हो गया 86, फिर 14 दूनी 28, 28 और 8 हो गया हमारा 36, और ये आ गया हमारा इस तरीके का कुछ उत्तर। अब देखें अपन, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे पास टोटल सार्थक अंक कितने आ रहे हैं? इसमें 4, लेकिन चाहिए कितने? 2, यानी इतना ही उत्तर आना चाहिए। तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हम एक इन क्वेश्चंस पे वापस आएंगे एक बार और, पहले राउंड ऑफ सीखने के बाद। तो इसकी वजह से अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसकी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज आ जाएगा। ये हो जाएगा 3.7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यही उत्तर आपको लिखना है सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए। अगर प्रश्न में दिया है सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए उत्तर ज्ञात कीजिए, जो तो करना ही चाहिए फिजिक्स में, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। न्यूनतम कितने थे? 2, तो लगाने में कितने? 2। ठीक है, चलो एक बार अपन पूर्णांकित करना सीखते हैं, फिर वापस इस टॉपिक पे आएंगे। तो देखो अंकों का पूर्णांकन होता क्या है? हाँ,
किसी संख्या में उपस्थित सार्थक अंकों को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करना पूर्णांकित कहलाता है। मतलब हम नंबर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस प्रीवियस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने यही तो किया, इसमें 4 सार्थक अंक थे, हमको तो 2 ही चाहिए थे, तो हमने इसको पूर्णांकित कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो शॉर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांकन। अब पूर्णांकन के कुछ नियम है, ज्यादा नहीं, छोटे मोटे, कुछ तो आप पढ़ के आए हो बचपन से ही, वही है। तो उसमें से देखो पहला नियम, ये तो बचपन से सभी जानते हो, जिस संख्या को जिस अंक तक पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक अगर 5 से कम हो तो पूर्णांकित संख्या अपरिवर्तित रहती है। कहीं लिखा है 2.54 और मुझे इसको 5 तक, इस अंक तक पूर्णांकित करना है, तो अब इसके बाद वाला अंक तो वही 5 से छोटा है। तो टीचर भी तो बचपन से ही सिखाती थी, 5 से बड़ा हो तो चेंज कर दो और 5 से छोटा हो तो अपरिवर्तित रहने दो। ठीक है, 5 या 5 से बड़ा हो तो चेंज कर दो और 5 से छोटा हो तो अब मतलब कोई चेंज नहीं करना। तो हमने भी यहीं पे ही किया है। ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप कि अगर जिस अंक तक पूर्णांकित करना उसके आगे वाला अंक 5 से छोटा है तो छोड़ दो, एज इट इज लिख दो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट रूल, जिस संख्या को जिस अंक तक पूर्णांकित करना है अगर उसके आगे वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो पूर्णांकित अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। बट कंडीशन ये है कि जो भी, जैसे मतलब ये है कोई, मान लो नंबर है, ठीक है, तो अब 5 से बड़ा है इसलिए मतलब इसमें 1 अपन जोड़ देंगे। मान लो यहां तक अपने को पूर्णांकित करना था इस अंक तक, तो कितना आएगा, 2.6। ठीक है, लेकिन अब मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये, तो ये पूर्णांकित मतलब यहां तक मुझे इस 5 तक पूर्णांकित करना है मान लो, या चलो इसको थोड़ा चेंज करके मैं 6 लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस 6 तक मुझे पूर्णांकित करना है, तो अब मैं इसको चेंज करूंगा या नहीं करूंगा। रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है कि है ना, हम 5 या 5 से ज्यादा हो तो पूर्णांकित कर देते हैं, लेकिन किस केस में वो आपको समझ आएगा इधर। कब, जब उसके आगे, उस 5 के आगे कोई नंबर लिखा हो। मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, मान लो संख्या पूरी ये है, 1 है ना, मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, इसकी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, मस्त रहो, 2.6 आया, 5 आया, और इसकी वजह से क्योंकि 5 है तो हम लिखेंगे 2.7। लेकिन ये कब वैलिड है, जब 5 के आगे कोई अशून्य अंक हो। ठीक है, क्योंकि एक रूल जब अपन पढ़ेंगे और रूल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, है ना। क्योंकि देखो लिखा है जिस संख्या को जिस अंक तक पूर्णांकित करना है अगर उसके आगे वाला अंक 5 है और 5 के आगे कौन लिखा है, 0, तो पूर्णांकित अंक अगर विषम है तो 1 जोड़ दोगे, और अगर पूर्णांकित अंक सम है तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मैंने लिखा है 2.65 इतना सा लिख दिया और मुझे इसको यहां तक पूर्णांकित करना है, मान लो इसके आगे 0 लिखा है, कुछ नहीं तो 0 होगा, तो 0 लिखा है, तो हम इसमें कोई चेंज करेंगे क्या, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि रूल यही बोलता है कि अगर जिस संख्या तक आपको पूर्णांकित करना है उसके आगे वाला अंक 5 है और 5 के आगे 0 आ रहा है और वो सम संख्या निकली जिसको पूर्णांकित कर रहे हो तो कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर यहां पे कोई विषम संख्या आ जाती, जैसे ये आ जाता, तो हम अगर 7 तक पूर्णांकित करना चाहते, 5 के आगे 0 है, कंडीशन ट्रू, संख्या 5 है, कंडीशन ट्रू, विषम संख्या आ रही है, कर दो चेंज, 2.8 लिख दो, छोड़ दो बाकी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जैसा ऊपर एग्जाम्पल दिया 1 या 2 या कुछ भी लिखा हो, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, अशून्य संख्या, अब पूर्णांकित यहीं तक ही करना है, इस नंबर तक ही करना है, तो क्योंकि यहां अशून्य अंक है, यहां 5 है, इसलिए चेंज कर देंगे। लेकिन अगर शून्य होता तो नहीं करते, है ना। तो चेंज करने के बाद हम यहां लिख देंगे 7। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर 5 के आगे कोई नॉन जीरो आ रहा है तो 5 की वजह से उससे पहले वाला अंक चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर 5 के आगे कोई 0 आ रहा है तो उसकी वजह से अगर उससे पहले वाला अंक सम है तो चेंज नहीं करते और विषम है तो चेंज कर देते। जैसे यहाँ पे विषम था कर दिया, सम था तो चेंज नहीं किया। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। अब वापस हम चलते हैं जो मैं आपको बता रहा था इस वाले में। तो इसमें 3.7 आया, कैसे आया, देखो 4 हमें कहां तक पूर्णांकित करना है, इस अंक तक, क्योंकि 2 ही सार्थक अंक चाहिए। तो 4 की वजह से 6 में कोई चेंज नहीं, क्योंकि 4 5 से छोटा होता है, तो हमने लिखा 3.66।
लेकिन इस अंक तक पूर्णांकित करना है, इस 6 तक करना है। अब 5 से बड़ा हो गया, 5 से बड़ा हो गया तो इसको पूर्णांकित करते हमें क्या मिला, 6 की जगह कितना आ गया, 6 की जगह हमारे पास आया 7। बस हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन राउंड ऑफ करते हैं। मेन तो आपको ये याद रखना है, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो चेंज कर दो, अगर 5 से छोटा निकलता है तो चेंज नहीं करना है। अगर 5 के बाद 0 लिखा है और जिसको पूर्णांकित करना चाहते हो वो विषम है तो चेंज कर दो, और अगर वो सम है तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास। एक मैं डिवाइड का और दे देता हूँ क्योंकि मैंने भाग का दिया नहीं। मान लो हमें कहीं घनत्व निकालना है ना, घनत्व का उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लो द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान घनत्व ज्ञात करना है सार्थक अंकों का ध्यान रख के। वैसे तो हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में, पर फिर भी एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो लिखा है 5 किलो, है ना, और उसके अंदर आयतन हमें लिखा है, मान लेते हैं हम 0.2। ठीक है, कितना लिखा मैंने, 0.2 मीटर क्यूब, ये हमारा आयतन है। अब पहला सार्थक अंक कितना, मतलब इसमें कितने सार्थक अंक, 2, एक अशून्य है, दशमलव आ रहा है इसलिए 0 की वैल्यू वो बदली बढ़ गई। अशून्य अंक है दशमलव, लेकिन उससे पहले वाले 0 सार्थक नहीं होते, इसलिए सार्थक अंक सिर्फ 1। तो यानी जब मैं घनत्व निकालूंगा, घनत्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटा आयतन के। जब मैं घनत्व निकालूंगा तो इसको हटा देते हैं अभी हम। हाँ, तो जब हम घनत्व निकालेंगे तो घनत्व किसके बराबर है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये द्रव्यमान और ये बटा आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है उसका मान है 5.0 और आयतन है हमारे पास 0.2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 25, है ना, 25 आएगा ना, हाँ 25 ही आएगा, kg पर मीटर क्यूब पर। किंतु परंतु इसमें तो एक ही सार्थक अंक था, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, हमें कितने चाहिए, सिर्फ 1, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो 5, ठीक है ना, अब 5 की वजह से, क्योंकि 5 जो है 5 या 5 से बड़ा होता है नंबर, तो अपन इसको चेंज करके कितना लिख देंगे, 3 किलो प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि एक ही सार्थक अंक चाहिए था, 2 आ रहे हैं, गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, जिसमें मैंने आपको समझाया किस तरीके से अपन सार्थक गुणा भाग के अंदर सार्थक अंकों का ध्यान रखेंगे और पूर्णांकन कैसे करेंगे अंकों का। ठीक है, इस लेसन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम आपके लिए लेकर आएंगे एनसीईआरटी के उदाहरण और उसके बाद बैक एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, घर पे रहना, सुरक्षित रहना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, बाय।